Hello students, welcome to the Pioneer 360's video lectures. अगले लेक्चर में आप कुछ सीखने जा रहे हैं। सो हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जब कोई प्रोसेस में फिजिकल चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या कभी कभी सॉलिड से डायरेक्टली गैस, तो उसके ऊपर जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसके अंदर जो एंथैल्पी चेंज है उसको हमने नाम दिए। तो कोई बताएगा सॉलिड से लिक्विड के लिए क्या नाम है? एंथैल्पी चेंज फॉर अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड बिकम्स लिक्विड। चलो यार फटाफट, अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है तो फटाफट आंसर देंगे। Yes, come on. Yes, I'm getting answers. Yes, I'm getting answers in the chat box. Correct. Raj, Shruti नहीं, Harsh, Meghna, Sania, Priyanshu and Arisha and Vedant. एक शब्द में अगर बोला जाए तो इट इज द एंथैल्पी ऑफ, क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बेटा आसिफा, इट्स अ रॉन्ग आंसर। आसिफा, वेपराइजेशन आगे आता है, लिक्विड से गैस में वेपराइजेशन। मेंटोस भेजो। इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इजी है ना बच्चों, इतना मुश्किल नहीं। ओके, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाता है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? गैस से लिक्विड रिवर्स करेंगे तो, गैस का लिक्विड करेंगे तो उसके एंथैल्पी चेंज को क्या बोलेंगे? लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और ये जो कंडेंसेशन का एंथैल्पी चेंज होगा, ये आपको क्या लगता है? हीट ऑफ वेपराइजेशन का अपोजिट होगा, वही चीज होगी, सिर्फ साइन बदल जाएगी। सो मेनी स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग लेट, हर बार की तरह। हाँ यार, चलो एनीवे। सो लिक्विड से सॉलिड को क्या बोलेंगे? एनी आइडिया? सॉलिड से लिक्विड को फ्यूजन बोलते हैं, तो लिक्विड से सॉलिड को क्या कहेंगे? नहीं बेटा, जुब्शा, जुब्शा सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड से गैस होता है। प्रियांशु, अंकिता राइट, प्रियांशु अंकिता ने राइट आंसर दिया। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग बोलते हैं। और सॉलिड से डायरेक्ट गैस होगा तो क्या बोलेंगे जुब्शा? इसको बोलेंगे सब्लिमेशन। चलो बनाओ चार्ट जल्दी से, ये चार्ट बना दो, इसमें बहुत कुछ आ गया। okay? In this question they ask you the enthalpy of fusion of ice is given, enthalpy of vaporization of water is given, which is reality होता है। और एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आइस? आइस सब्लिमेशन होता नहीं, लेकिन अगर किया तो उसकी एंथैल्पी कितनी होगी ये हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हमें फ्यूजन मालूम है। सॉलिड से लिक्विड के लिए एंथैल्पी चेंज कितनी है वो मालूम है, लिक्विड से गैस की एंथैल्पी चेंज हमको मालूम है। तो अगर मैं सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड नहीं करता हूँ, डायरेक्टली गैस करता हूँ, तो टोटल दोनों का कितना होगा? ऑब्वियसली दोनों का टोटल करना है। याद रखो, सब्लिमेशन का हीट मतलब फ्यूजन का हीट प्लस वेपराइजेशन का हीट। सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे बहुत सिंपल था क्वेश्चन, तो दोनों को प्लस करना था बस। और आधे बच्चों ने तो डायरेक्ट कर भी दिया था, 10 बच्चों ने तो डायरेक्ट आंसर मुझे बता भी दिया। इवन बिफोर आई एक्सप्लेन टू देम, they gave me the answer. 10 students, they understood it before I explained them. Such a simple question. जिसमें मैं बात करूंगा आज केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही चुका है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे आज। And I have already told you the enthalpy change for a process. What is the reaction difference, thermochemical equation,
थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है बातें, फिजिकल स्टेट्स इंपॉर्टेंट है थर्मोकेमिकल इक्वेशन में, थर्मोकेमिकल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें मैंने बताई और मैंने आपको होमवर्क दिया था. नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ एंथैल्पी इन केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन. तो जैसे फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में एंथैल्पी के टाइप्स थे, वैसे ही केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, केमिकल चेंज में भी एंथैल्पी के टाइप्स होते हैं. सो टाइप्स ऑफ एंथैल्पी इन केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शन अगर होता है, फिजिकल चेंज नहीं, अब केमिकल रिएक्शन. मैंने आपको फिजिकल में बताया सब्लिमेशन होता है, फ्यूजन होता है, वेपराइजेशन होता है. अब केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी के टाइप्स पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. सबसे पहले पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. नाम में मीनिंग छुपा हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. कौन सी वाली एंथैल्पी को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे? तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन, ये कॉमन रहेगा सबके लिए, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of a compound is formed. 1 mole of a compound is formed in its standard state. लिखते रहो आप लोग, मेरे साथ लिखते रहो. The enthalpy change when 1 mole of a compound is formed in its standard state from its constituent elements, also in their standard states. Enthalpy of formation. Let us try to understand what is the meaning of this. जब मैं बोलता हूं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में कोई कंपाउंड बन रहा है, और वो कंपाउंड किससे बनना चाहिए? वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए. तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. जैसे मान लेते हैं कोई भी एक सिंपल कंपाउंड लेते हैं. पहले मान लेते हैं मीथेन. मीथेन सबको मालूम है, मीथेन का फॉर्मूला सबको मालूम है. मीथेन इज नथिंग बट CH4. तो मुझे क्या करना है? मीथेन का 1 मोल बनाना है. 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्म. रिएक्शन वाला मेरा ऐसा रिएक्शन होगा जिस रिएक्शन में मीथेन का 1 मोल बनना चाहिए इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट. स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब सामान्य तापमान पे वो किस स्टेट में होता है? गैस. स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, नॉर्मल प्रेशर पे, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट. स्टैंडर्ड स्टेट में वाटर लिक्विड होता है, मीथेन गैस होता है. तो मीथेन का गैस मतलब उसका स्टैंडर्ड स्टेट. और ये मीथेन किससे बनना चाहिए? फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. किससे बनाना है? फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना चाहिए. इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, कौन से एलिमेंट्स है? कार्बन, और क्या है? हाइड्रोजन. इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स.
कार्बन उसके स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए सॉलिड, हाइड्रोजन उसके स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए गैस। अब इसको बैलेंस करना है मुझे, लेकिन बैलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फॉर्मेशन में जो बन रहा है उसका 1 मोल होना चाहिए, जो बन रहा है उसका 1 मोल होना चाहिए। इसका मतलब मैं इसको बदल नहीं सकता हूँ, मुझे 1 मोल CH4 का बनाने के लिए यहाँ पे जो भी करना पड़े मैं यहाँ करूंगा। मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा 2, तो यहाँ पे मैं अगर 2 लिखता हूँ तो बैलेंस हो जाएगा, यानी मेरा रिएक्शन, क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, यस, तो फॉर्मेशन में मैं यहाँ पे 2 लिख दिया। ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा, इस रिएक्शन का जो भी एंथैल्पी चेंज होगा, इस रिएक्शन में मान लो, इस रिएक्शन में मान लेते हैं कि 74.8 किलो जूल हीट रिलीज हुई है। अगर इस रिएक्शन में 74.8 किलो जूल हीट रिलीज हुई है तो यही तो है इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हम इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज को नाम देंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि उसका 1 मोल बन रहा है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से जो कि स्टैंडर्ड स्टेट्स में है। समझ गए सब लोग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखा जाता है ऐसे डेल्टा HF। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जब मैं एंथैल्पी की बात करता हूँ, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करता हूँ, फॉर्मेशन हो सकता है प्रोसेस में अगर फॉर्मेशन हो रहा है, और एक वर्ड जो आएगा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वर्ड आने से मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड जब मैं यूज करता हूँ तो इसके 2 मतलब है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर 1 बार है, 1 एटमॉस्फेयर 1 बार। ये प्रेशर अगर, ये टेम्परेचर अगर होगा तो फिर आपका जो डेल्टा H है उसको हम लगाते हैं नॉट, डेल्टा H नॉट, यानी उसको सिर्फ स्टैंडर्ड वर्ड लगाना है। तो डेल्टा H को बोलते हैं एंथैल्पी चेंज, F को बोलते हैं फॉर्मेशन। तो डेल्टा H को मैं बोलता हूँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और नॉट लगा दिया मतलब स्टैंडर्ड, तो इसको मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन भाई, किसका फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन किया हमने, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो ये जो मीथेन बन रहा है इसीलिए इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? यहाँ तक सबको सब क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट डेफिनेशन। ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और एक डेफिनेशन में पढ़ाऊंगा अभी जिसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नाउ स्टूडेंट्स, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, फॉर्मेशन में फॉर्मेशन था, कंबशन में कंबशन होगा। कंबशन मतलब जलाना है, ऑक्सीजन के साथ कंबशन करना है। सो एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, शुरुआत करेंगे उसी अपने स्टैंडर्ड तरीके से। द एंथैल्पी चेंज व्हेन, ये अपना स्टैंडर्ड शुरुआत रहेगा हर बार। कौन से वाले एंथैल्पी चेंज को एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलते हैं? एंथैल्पी चेंज व्हेन। अब इसमें हम कंबशन करने वाले किसी चीज का, तो अब उसके बारे में हम बात करेंगे। व्हेन 1 मोल ऑफ अ substance is completely burnt. So when 1 mole of a substance is completely burnt या oxidized, जलाने का मतलब केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइज्ड, बस सिंपल, इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, भूलना नहीं, इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। हर चीज स्टैंडर्ड स्टेट में करेंगे, स्टैंडर्ड स्टेट में करेंगे हर चीज, डरने का नहीं, स्टैंडर्ड पे ही होगा सब कुछ। तो किसी भी चीज को पूरी तरह से जलाने के बाद जो एंथैल्पी चेंज होगी, फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन को ले लिया और कार्बन को जलाया,
कार्बन को जला के मुझे जो भी एंथैल्पी चेंज मिलेगा उसको मैं बोलूंगा एंथैल्पी चेंज, कंबशन ऑफ कार्बन. Let's take another example. Let's take the example of acetylene, C2H2 गैस. एसिटिलीन गैस का कंबशन अगर मैं करता हूं, सब लोग ध्यान से देखना, अभी पहले थोड़ी देर के लिए देख लो रिएक्शन कैसे लिखना है. मुझे जिस चीज का कंबशन करना है, मुझे जिस चीज को जलाना है, मैं उसका 1 मोल लूंगा. याद रखना, विनायक लिखो मत, अभी मैंने तुमको क्या बोला, लिखना नहीं, आपको सुनना है. अभी स्टॉप राइटिंग. अभी कंबशन में मुझे किसी चीज को जलाना है, उस चीज का मैं 1 मोल लूंगा. 1 मोल लूंगा, 1 से ज्यादा नहीं लूंगा. 1 मोल को जलाना है मुझे, एसिटिलीन के 1 मोल को जलाना है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है. क्या बनता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन जलाते हैं तो क्या बनता है, फिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनता है. ये पूछने का नहीं, ये पूछने का नहीं सर क्या बनेगा सर. अरे बेटा, हाइड्रोकार्बन कोई भी जलाएगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा. चाहे तो बेंजीन जला, एसिटिलीन जला, इथेन जला, कुछ भी जलाओ. अब इसको बैलेंस करना है, लेकिन बैलेंसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरी डेफिनेशन के हिसाब से 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंबस्टेड. मुझे जिस चीज का कंबशन करना है वो 1 मोल रखना है. यानी मैं लेफ्ट साइड पे एसिटिलीन के नंबर को कुछ नहीं कर सकता हूं मैं. बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात. मैं इसको बदल नहीं सकता हूं. मैं इसको बिना बदले मुझे बैलेंसिंग करना है. यानी मुझे इसको ऐसे ही रखना है, 2 कार्बन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2. हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है. अब ऑक्सीजन कितने हो गए जरा देखो, 2 + 2 2 2 4, 4 and 1 5 हो गए. ऑक्सीजन 5 हो गए और इधर 2 है, तो मुझे यहाँ पे अब मेरे पास ऑप्शन नहीं, मुझे लिखने पड़ेगा 5.2. यानी मुझे 2.5 लिखना पड़ेगा. आप बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हो सर, ऐसा तो बैलेंसिंग किया नहीं जाता रूल में, केमिस्ट्री में तो नहीं किया जाता है ना. आप बोलेंगे ना सर 5.2 कैसे कर रहे हो सर, 2.5 ऐसे तो बैलेंसिंग नहीं करते ना बच्चों, केमिस्ट्री में नहीं करते हैं. लेकिन मरियम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं. थर्मोकेमिकल इक्वेशन में अलाउड है. थर्मोकेमिकल इक्वेशन की दुनिया में ये अलाउड है, क्योंकि हमारा डेफिनेशन ही बोलता है 1 मोल का हिसाब लगाओ. अरे 1 मोल का हिसाब लगाना है तो मुझे 2.5 लेना पड़ेगा और मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है. तो ये 2.5 यहाँ पे आएगा. 5.2 लिखो या 2.5 जो तुमको पसंद हो, लेकिन इट इज ओनली फॉर थर्मोकेमिकल इक्वेशन. ये सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में, इसको कहीं दूसरी जगह पे यूज मत करना. ओके. और इस रिएक्शन का डेल्टा एच, मान लो इसका डेल्टा एच आपको दिया है, इसमें एंथैल्पी चेंज कितना हुआ, कितना हीट रिलीज हुआ, 1300 किलो जूल हीट रिलीज हुआ. कंबशन किया ना, फ्यूल रिलीज होती है हीट, तो हीट रिलीज हो गई 1300. तो ये वाली जो एंथैल्पी चेंज है, इसको मैं बोलूंगा एंथैल्पी ऑफ सी. सी लगाने का, सी का मतलब कंबशन, क्योंकि मैंने इस चीज को कंबशन किया, इसके एंथैल्पी चेंज को मैं नाम दूंगा कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन. इसको मैं क्या बोलूंगा, और ऑफ कोर्स 0 लगा देने का, नॉट लगाने का. इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, किसको जलाया रे, कंबशन ऑफ, किसको जलाया, जिसको जलाया उसका नाम एसिटिलीन. चलो सब. One more enthalpy in case of a chemical reaction is known as the enthalpy of neutralization. It's not there in the textbook. Enthalpy of neutralization. इसको स्टार कर देना या लिख देना NCERT. ये NCERT की बुक में महाराष्ट्र वाले नहीं पूछेंगे, महाराष्ट्र वाले नहीं पूछेंगे इसको आपको. न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब कोई एसिड का रिएक्शन होता है बेस के साथ और बनता है सॉल्ट एंड वाटर.
ऐसे रिएक्शन में जब एक एसिड का इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट बेस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ न्यूट्रलाइजेशन करता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ऐसे प्रोसेस के अंदर जो डेल्टा एच होगा उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। So when 1 gram equivalent of a acid is neutralized completely by 1 gram equivalent of a base, एक H plus को एक OH minus न्यूट्रलाइज करेगा, तो ऐसे केस में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उस एंथैल्पी चेंज को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बस ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, बाकी इसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस के एग्जाम में मिलेंगे। जब एंट्रेंस का लेक्चर होगा उसमें इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, अलग अलग तरह का न्यूट्रलाइजेशन पढ़ेंगे और उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से तरह के न्यूट्रलाइजेशन में कितनी वैल्यूज होती है। ओके, enthalpy of neutralization done. Now one more thing I want to tell you is about when I say standard enthalpy, और ये मैंने लिख के दिया फिर भी दे रहा हूं वापस। What do you mean by standard enthalpy of a substance? Standard enthalpy of a substance का मतलब है enthalpy of a substance in its standard state. स्टैंडर्ड स्टेट जब मैं लिखूंगा तो इसका दो मीनिंग है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 बार। Now related to this we will study one more concept, and very interesting, we are going to understand the enthalpy of formation of a compound। ये एक चीज मैं आपको लिख के देने वाला हूं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ कंपाउंड is equal to the standard enthalpy of formation of that compound। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको मैं समझा दूंगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ कंपाउंड is nothing but the standard enthalpy of formation of that compound। ये एक बात। दूसरी बात, स्टैंडर्ड एंथैल्पी of an element, standard enthalpy of an element is always 0। Standard enthalpy of an element is always 0। अब ये दो बातें आपको मैंने जो लिख के दी है, ये दो बातें आपको याद रखनी है, और इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा अभी। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा समझने के लिए। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया था। लेट्स टेक द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ओके स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वी आर लर्निंग नाउ। मीथेन गैस का फॉर्मेशन किससे करते हैं हम लोग? कार्बन से और हाइड्रोजन से। स्टैंडर्ड स्टेट्स में है सब लोग। इसका डेल्टा एच कितना आया था? इसका डेल्टा एच आया था -74.8 किलो जूल। यहां तक याद आया सबको? अब आपको ये मालूम है कि ये डेल्टा एच कैसे आता है।
एंथैल्पी चेंज किसी रिएक्शन का कैसे आता है? एंथैल्पी चेंज कैसे आता है? एंथैल्पी चेंज आता है फॉर्मूला से, जिसमें हम लिखते हैं एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। मेरे पास प्रोडक्ट में कौन है? प्रोडक्ट में मैं बोलूंगा एंथैल्पी चेंज फॉर मीथेन माइनस एंथैल्पी फॉर एंथैल्पी फॉर मीथेन माइनस एंथैल्पी ऑफ कार्बन प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन ये 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये तो दोनों एलिमेंट्स हैं, इनकी एंथैल्पी तो 0 है, इन दोनों की एंथैल्पी 0 है। आप बोलेंगे सर कैसे, इन दोनों की एंथैल्पी 0 कैसे आ गई? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे रूल लिख के दिया है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज 0। कोई भी चीज जो अपने एलिमेंट के रूप में होती है, एवरीवन देयर, एलिमेंट की एंथैल्पी 0 रहती है। पिंच कर लो अपने आप को, पिंच कर लो अपने आप को। जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट, उसकी एंथैल्पी 0 रहती है, चाहे वो कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, कुछ भी हो। तो कार्बन की एंथैल्पी 0, हाइड्रोजन की एंथैल्पी 0। इसका मतलब ये मीथेन की वैल्यू है जो आई है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो आया वो एक्चुअली किसका एंथैल्पी है? वो एक्चुअली इसका एंथैल्पी है। इसका जो एंथैल्पी है वही है फॉर्मेशन। तो इसलिए पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस अब आपको समझ में आ गया। दूसरे रूल की वजह से पहला रूल साबित हो जाता है। फर्स्ट रूल इज प्रूव्ड बाय फर्स्ट रूल इज प्रूव्ड बाय सेकंड रूल। सेकंड रूल से फर्स्ट रूल प्रूव हो गया। तो सेकंड रूल पहले आता है, सेकंड रूल आपको पहले याद रखना है। सेकंड रूल की मदद से पहला वाला रूल प्रूव हो जाता है। तो ये दो बातें आपको मैं बताना चाहता था। Okay, here we go. The question based on enthalpy of chemical changes. Sums based on enthalpy of chemical changes is the topic, and we are starting to solve some questions here. So the number one question comes in front of you now. And the question is this: the enthalpy, the heat of combustion of propane is the enthalpy, calculate the heat of combustion of propane if the enthalpy of formation of water, carbon dioxide, C3H8 are given respectively. First, I want you to write down this question. हमें जब पूछा जाता है कि कैलकुलेट करो हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन, तो पहले मुझे ये समझना है कि मुझे जब प्रोपेन के कंबशन की हीट पूछी जाती है, कैलकुलेट, मुझे बोला गया है हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन, तो पहले मुझे इसको समझना है कि मुझे प्रोपेन के कंबशन की हीट फाइंड करनी है। मतलब मुझे डेल्टा एच फाइंड करना है। किसका? प्रोपेन के कंबशन का। प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8। ये गैस होता है स्टैंडर्ड स्टेट में। मुझे इसका कंबशन करना है। इसके कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। और मुझे अगर हीट ऑफ कंबशन फाइंड करना है तो मुझे इसका 1 मोल लेना पड़ेगा, और इसके 1 मोल के रिएक्शन में जो भी बनेगा, उस रिएक्शन का जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वही होगा मेरा आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जब मुझे पूछा गया है कि फाइंड द हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन, तो सबसे पहले मुझे ये मतलब इसका समझना है कि मुझे क्या डेल्टा एच फाइंड करना है। मुझे कौन से रिएक्शन का डेल्टा एच फाइंड करना है? मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा एच फाइंड करना है। अब इस रिएक्शन का डेल्टा एच फाइंड करने के लिए मेरे पास रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए। रिएक्शन को बैलेंस करने में मुझे क्या ध्यान रखना है? रिएक्शन का बैलेंस रखने में मुझे ध्यान रखना है कि सब स्टैंडर्ड स्टेट में हो। ये गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। वाटर स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होता है? पानी कैसा होता है 25 डिग्री पे?
लिक्विड, तो पानी लिक्विड होगा। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? बिल्कुल भी नहीं, बैलेंस तो करना पड़ेगा, लेकिन बैलेंसिंग में मुझे किस चीज को टच नहीं करना है, किस चीज को मुझे टच नहीं करना है बैलेंसिंग में, किस बात का ध्यान रखना है? जिस चीज का कंबशन कर रहा हूँ उसका 1 मोल होना चाहिए, उसका 1 मोल होना चाहिए, यानी मैं प्रोपेन को चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो प्रोपेन को मैं बिना चेंज किए मैं कैसे बैलेंस करूंगा? बिना प्रोपेन को मैंने टच किए मैं कैसे बैलेंस करूंगा? यस, सो आई एम गोइंग टू डू दैट। देखो बहुत सिंपल है, 3 कार्बन है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा। 8 हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ पे 4 आएगा अपने आप। बाकी बच गया ऑक्सीजन, हिसाब लगा लो, 3 2 6, 6 + 4 10, यानी 5। ये हो गया मेरा बैलेंस रिएक्शन। आर यू विथ मी एवरीवन? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? अब डेल्टा एच फाइंड करने के तरीके हैं अलग अलग। डेल्टा एच फाइंड करने के तरीके कौन से हैं अपने पास? मेरे पास डेल्टा एच के लिए 3 फॉर्मूलाज है। एक है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, दूसरा है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी। है ना रे बच्चों? लेकिन ये फॉर्मूला आप कब यूज करते हैं? जब क्वेश्चन में प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। डेल्टा एन और आर अगर मालूम होगा और डेल्टा यू मालूम होगा तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। बराबर है ना? सब लोग ध्यान दे रहे हो? बच्चों 5 मिनट और। लेकिन ये दोनों फॉर्मूलाज मेरे किसी काम के नहीं है अभी, ये दोनों फॉर्मूलाज मेरे किसी काम के नहीं है अभी, क्योंकि ये सब डेल्टा यू दिया नहीं है इसमें लेकिन मेरे पास दिया है सबकी एंथैल्पी। तो मैं कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा भाई? एंथैल्पी इस रिएक्शन का सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अरे सिंपल है भाई, प्रोडक्ट की एंथैल्पी ले लो। प्रोडक्ट की एंथैल्पी का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी चेंज का जो भी फॉर्मूला रहेगा वो ले लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेकिन बैलेंसिंग में। तो अब मैं आपको एक मिनट ना, सो आगे बढ़ते हैं अभी। And how we solve this question, now I have explained you. So the first thing is we know that these are the things given. फॉर्मेशन दिया है वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, कंबशन का पूछा है। मेरे पास ये फॉर्मूला है। पहले तो मुझे रिएक्शन लिखना है, उसको बैलेंस करना है, ये सब मैंने आपको समझा दिया कैसे आया। अब इसके आगे की कहानी देखो और सुनो। इसके आगे की कहानी ये है कि मेरे पास फॉर्मूला ये है प्रोडक्ट में मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स है, वाटर के 4, प्रोपेन का 1 और ऑक्सीजन के 5। हर एक की एंथैल्पी वही होती है जो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, रूल नंबर 1, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको 2 रूल लिख के दिए थे स्टार करके, उसमें से रूल नंबर 1 कहता है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज द एंथैल्पी ऑफ दैट कंपाउंड। फॉर्मेशन दिया है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है मतलब वही उसकी एंथैल्पी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी मतलब उसके फॉर्मेशन की एंथैल्पी, प्रोपेन की एंथैल्पी मतलब उसके फॉर्मेशन की एंथैल्पी। तो बहुत सिंपल है, सब लोग देखो एवरीवन, वैल्यूज डालना है आपको और यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि पिंच करो खुद को, क्योंकि ऑक्सीजन की एंथैल्पी 0 है। रूल है ऑक्सीजन की एंथैल्पी 0 है, रूल नंबर 2। और इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा -2217 किलो जूल।